नमस्कार। हम रीनल सिस्टम के अंदर डिसऑर्डर डिस्कस कर रहे थे और प्रीवियस लेक्चर के अंदर अपन ने बात की थी नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बारे में। आज के इस लेक्चर के अंदर अपन एक इम्पोर्टेंट डिजीज को डिस्कस करने जा रहे हैं और जो अपन आज इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे उसका नाम है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अगर हम बात करें इस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम से एक बेहद इंपॉर्टेंट डिजीज है। इस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर हम बात करें ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस क्या होता है और किस प्रकार से इसके अंदर साइन एंड सिम्टम डेवलप होते हैं, किस प्रकार से ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस को अगर परसिस्ट रहने दिया जाए तो ये आगे जाकर के रीनल फेलियर कॉज करता है, तो इसको हम डिस्कस करने से पहले अपन कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे। अगर आपको याद हो तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर अपन ने पैथोफिजियोलॉजी पढ़ी कि कैसे ग्लोमेरुलस डैमेज होता है। उसमें अपन ने पढ़ा था +1 इंजरी हो जाती है और शुरू में उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एल्ब्यूमिन लीकेज होता है, जिसको अपन ने नाम दिया था सेलेक्टिव प्रोटीन यूरिया, या उसी को अपन ने नाम दिया था एल्ब्यूमिन यूरिया। फिर अपन ने बात की थी कि अगर ये डैमेज बढ़ता ही जाए, +2 इंजरी हो जाए, तो उसमें एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फिब्रिनोजन और डिफरेंट टाइप की प्लाज्मा प्रोटीन लीकेज होना शुरू हो जाती है। यानी उसमें किसी पर्टिकुलर प्लाज्मा प्रोटीन का सिलेक्शन नहीं होता है, उसको अपन ने नाम दिया था नॉन सेलेक्टिव प्रोटीन यूरिया। और उसमें जो प्रोटीन का लॉस होता है वो उतना नहीं होता है जिससे कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो जाए। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में जितना लॉस होता है उससे +2 इंजरी में कम लॉस होता था, जिसको अपन ने दूसरा नाम दिया था सब नेफ्रोटिक रेंज प्रोटीन यूरिया। और +3 इंजरी के अंदर अपन ने एक डिसऑर्डर डिस्कस किया था नेफ्रोटिक सिंड्रोम, जिसमें अपन ने पढ़ा था उसके क्लासिकल फीचर होते हैं प्रोटीन यूरिया, हाइपोएल्बुमिनेमिया, इडिमा और हाइपरलिपिडीमिया। देन अपन ने बात की थी कि ये +3 इंजरी के अंदर और भी फीचर्स आएंगे। अब अगर किसी भी वजह से डैमेज बढ़ता ही जाए और +3 इंजरी से भी ज्यादा डैमेज और डैमेज हो जाए +4 यानी कि अगर अपन बात करें तो वेरी सीवियर, अगर वेरी सीवियर डैमेज हो जाए तब क्या दिक्कत आएगी, इसको अपन डिस्कस करेंगे ये +4 इंजरी या वेरी सीवियर डैमेज को। तो देखिएगा ये एक ग्लोमेरुलस और नेफ्रॉन की हम बात करें, मान लीजिए ये बोमन कैप्सूल है। ब्लड लेकर के आने वाला एफरेंट आर्टीरियोल, देन ग्लोमेरुलस और देन इफरेंट आर्टीरियोल। इन दोनों के बीच में यहां पर ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन या जीबीएम, इसके अंदर हमें पता है एफरेंट आर्टीरियोल इस ग्लोमेरुलस के लिए ब्लड लेकर के आता है और इफरेंट आर्टीरियोल इस ब्लड को लेकर के जाता है। जब यहां पर ब्लड आता है तो ब्लड के साथ साथ हमें पता है ब्लड सेल्स भी होगी, उसमें आरबीसी होगी, उसमें डब्ल्यूबीसी होंगे, उसमें प्लेटलेट्स होंगे। उसके साथ साथ अगर अपन बात करें तो इसके अंदर प्लाज्मा प्रोटीन्स भी होंगी, इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे, वेस्ट प्रोडक्ट होंगे। अब अगर हम बात करें कि वेरी सीवियर डैमेज हो जाए या ग्लोमेरुलस के अंदर इंजरी बढ़ती जाए और डैमेज की और साइज बढ़ जाए, यानी कि इतना बड़ा डैमेज हो जाए, तो पहले तो अपन ने बात की थी कि जनरली नेफ्रॉन का काम क्या होता है, फिल्ट्रेट बनाना, और ये फिल्ट्रेट से अल्टीमेटली क्या बनाता है, यूरिन का फॉर्मेशन करना। जब हमने यूरिन फॉर्मेशन पढ़ा था तो तब तक अपन ने पढ़ा था कि जब तक इस नेफ्रॉन के अंदर किसी प्रकार का डैमेज ना हो तब तक यहां से सिर्फ फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, वेस्ट प्रोडक्ट, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, हार्मोन, विटामिन्स, एंजाइम, ये यहां से रिलीज होते हैं, यहां से लीकेज होता है। यहां से अपन ने बात की कि कभी भी प्लाज्मा प्रोटीन और ब्लड सेल्स जनरली जब तक डैमेज ना हो तब तक यहां से लीक नहीं होता है। लेकिन अब अपन ने पढ़ा था +1 इंजरी के अंदर एल्ब्यूमिन लीक होना शुरू हो जाता है, +2 इंजरी में एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फिब्रिनोजन निकलने लग जाता है, +3 इंजरी के अंदर उनका लीकेज बढ़ जाता है और नेफ्रोटिक सिंड्रोम डेवलप हो जाता है। अगर हम बात करें +4 इंजरी की और डैमेज बढ़ता ही गया, जैसे जैसे डैमेज बढ़ेगा, अगर अपन बात करें तो यहां से प्लाज्मा प्रोटीन का लॉस होगा क्या, आप आंसर देंगे यस होगा, क्योंकि यहां पर ग्लोमेरुलस डैमेज हुआ है तो वहां से प्लाज्मा प्रोटीन लीकेज होंगे और प्लाज्मा प्रोटीन लीकेज होकर के यूरिन के साथ बाहर निकलेंगे। और मान लीजिए ये यूरिन है और यूरिन के अंदर अगर प्लाज्मा प्रोटीन आने लग जाए
तो कंडीशन क्या कहलाएगी? प्रोटीन यूरिया। यानी कि इस डैमेज के अंदर यूरिन के साथ प्लाज्मा प्रोटीन का बाहर निकलना क्या कहलाएगा? प्रोटीन यूरिया। प्रोटीन यूरिया। चूंकि इसमें डैमेज इतना बढ़ गया है, डैमेज की साइज बढ़ गई, यहां जो पोर है, जो छिद्र है, उनकी साइज बढ़ गई है, तो प्लाज्मा प्रोटीन तो निकलेगी, लेकिन प्लाज्मा प्रोटीन के बाद में यहां से ब्लड सेल्स निकलना शुरू हो जाएगी। और मान लीजिए यहां पर डैमेज इतना बड़ा है कि उसके अंदर से यहां से आरबीसीज का निकलना शुरू हो गया है, आरबीसीज लीक होना शुरू हो गई है। मान लीजिए यहां से आरबीसीज निकलना शुरू हो गई है और ये आरबीसीज अल्टीमेटली नेफ्रॉन में आएगी, और नेफ्रॉन में आने वाली आरबीसीज अल्टीमेटली किसके साथ बाहर निकलेगी? तो हम कहेंगे यूरिन के साथ बाहर निकलेगी। और यूरिन के साथ ब्लड सेल का आ जाना क्या कहलाएगा? तो हम आंसर देंगे हीमेचूरिया कहलाएगा। यूरिन के साथ ब्लड सेल आने लग जाए या आरबीसीज आने लग जाए तो कंडीशन क्या कहलाएगी? हीमेचूरिया। यानी हम कह सकते हैं जैसे जैसे डैमेज बढ़ता जाएगा यहां से आरबीसीज लीकेज होना शुरू हो जाएगा, और आरबीसीज जब यूरिन के साथ बाहर आने लग जाएगी या यूरिन के अंदर ब्लड सेल की प्रेजेंस देखने को मिलेगी तो कंडीशन क्या कहलाएगी? हीमेचूरिया। अब अगर अपन बात करें यहां पर हीमेचूरिया का कैसे पता लगेगा कि कहां से आ रही है? अगर हम यहां पर बात करें हीमेचूरिया का, तो रीनल ट्रैक्ट है, मान लीजिए किडनी, यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा। इस रीनल ट्रैक्ट में कहीं पर इंजरी हो जाए तो यहां से भी हेमरेज हो सकता है, यानी कि यूरिन के साथ ब्लड आ सकता है। तो जो इंजरी की वजह से ब्लड आ रहा है उसमें, और ग्लोमेरुलस के इंजर्ड होने की वजह से, ग्लोमेरुलस के अंदर इंजरी होने की वजह से यहां से जो आरबीसीज बाहर आएगी, इन दोनों में हमें पता कैसे लगेगा कि कौन सा ब्लड लॉस जो है वो ग्लोमेरुलस के डैमेज होने की वजह से हो रहा है और कौन सा रीनल ट्रैक्ट में इंजरी की वजह से हो रहा है? अगर हम इस यूरिन एनालिसिस करेंगे या यूरिन को देखेंगे तो ये जो पेशेंट 1 है जिसके अंदर इंजरी की वजह से यूरिन के साथ आरबीसीज आएगी, वो आरबीसीज यूमॉर्फिक होगी, यानी कि ये नॉर्मल शेप में होगी, इनकी स्ट्रक्चर जो होगी वो अबनॉर्मल नहीं होगी, ये नॉर्मल आरबीसीज देखने को मिलेगी। लेकिन अगर हम बात करें कि किसी पर्सन के अंदर अगर यहां पर ग्लोमेरुलस डैमेज हो जाए, ग्लोमेरुलस डैमेज होने पर जो यूरिन के साथ आरबीसीज आएगी उनको हम देखेंगे तो उनमें देखना, जब यहां से ये आरबीसीज निकलती है ग्लोमेरुलस से, तो ये जो यहां पर स्पेस बना है, इस स्पेस में से जब आरबीसीज बाहर निकलती है तो वो यहां पर कंप्रेस हो जाती है, दब जाती है, स्क्वीज हो जाती है। और यहां से निकलते वक्त अगर आरबीसीज कंप्रेस होकर के निकल रही है, आपने सुना होगा जब डिलीवरी होती है तो सिपल हेमेटोमा और कैपेट सक्सिडिनम, जब डिलीवरी होती है हेड की तो हेड कंप्रेस हो जाता है, तो अबनॉर्मली वहां पर फ्लूइड कलेक्शन हो जाता है। सेम उसी प्रकार से यहां से आरबीसीज की मानिए आप डिलीवरी हो रही है, और जब यहां से आरबीसीज बाहर निकलेगी तो यहां पर इस डैमेज के अंदर वो कंप्रेस होगी, कंप्रेस होने की वजह से आरबीसीज अपनी नॉर्मल स्ट्रक्चर खो देती है, और इस प्रकार से अबनॉर्मल स्टार शेप्ड आरबीसी मिलती है। और ये स्टार शेप्ड आरबीसी जो मिलती है इसको हम कहते हैं डिसमॉर्फिक आरबीसी, डिसमॉर्फिक आरबीसी। तो अगर हमें यूरिन एनालिसिस करने पर नॉर्मल या यूमॉर्फिक आरबीसीज मिल रही है तो इसको हम मानेंगे कि कहीं ना कहीं रीनल ट्रैक्ट में इंजरी या ट्रॉमा होने की वजह से फ्रेश आरबीसीज आ रही है। लेकिन अगर हमें यूरिन एनालिसिस करने पर इस प्रकार की डिसमॉर्फिक या स्टार शेप्ड आरबीसी मिल रही है तो हमें पता लग जाना चाहिए कि ये जो डिसमॉर्फिक आरबीसीज आ रही है, ये जहां पर डैमेज हुआ है ग्लोमेरुलस में, वहां से निकलते टाइम स्क्वीज हो रही है, कंप्रेस हो रही है, दब रही है, जिसकी वजह से हीमोलाइसिस हो रहा है या आरबीसीज का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, और आरबीसीज अपनी नॉर्मल शेप खो करके किस शेप में आ रही है? डिसमॉर्फिक या स्टार शेप्ड आरबीसीज आ रही है। तो यहां पर हीमेचूरिया में हमें याद रखना है किस प्रकार की आरबीसीज देखने को मिलेगी, तो हम आंसर देंगे डिसमॉर्फिक आरबीसीज देखने को मिलेगी। किस प्रकार की? डिसमॉर्फिक आरबीसी। उसके बाद में अगर अपन बात करें इसके अंदर और क्या फीचर्स होंगे, तो जैसे जैसे हीमोलाइसिस होगा, जैसे जैसे आरबीसीज का डिस्ट्रक्शन होगा तो उसके अंदर देखने को मिलेगा डार्क कोका कलर का यूरिन, यूरिन हल्का ब्राउन कलर का देखने को मिलेगा। इसके अंदर हीमोलाइसिस होता है, हीमोलाइसिस की वजह से यूरिन का कलर अबनॉर्मल हो जाता है, और यहां पर अगर अपन यूरिन के कलर की बात करें तो हम कहेंगे कि इस पर्सन का जो यूरिन होगा वो डार्क कोका कलर का होगा। यानी कि दूसरा फीचर अगर अपने को देखने को मिले, अगर अपन बात करें तो वो कैसा होगा? डार्क कोका कलर ऑफ यूरिन।
अगर आपसे एग्जाम में पूछ भी लिया जाए कि एक पर्सन का आप यूरिन देख रहे हैं, यूरिन डार्क कोका कलर का है, तो आप क्या सस्पेक्ट करेंगे? तब हम आंसर देंगे कि हम ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस सस्पेक्ट करेंगे। उसके बाद में अगर अपन बात करें, मान लीजिए एक पर्सन का ये ग्लोमेरुलस है, ये एक नेफ्रॉन है, उससे ये कलेक्टिंग डक्ट है, अल्टीमेटली ये नेफ्रॉन क्या करेगा? यूरिन का फॉर्मेशन करेगा। अल्टीमेटली इस नेफ्रॉन के द्वारा क्या बनाया जाता है? यूरिन बनाया जाएगा। यूरिन बनाया जाएगा। यहां हमें पता है नेफ्रॉन के लिए ब्लड लेकर के आता है एफरेंट आर्टीरियोल, और ब्लड लेकर के निकलता है इफरेंट आर्टीरियोल, ये ग्लोमेरुलस। अब हम बात कर रहे हैं कि यहां पर डैमेज हुआ है नेफ्रॉन के अंदर, यहां पर डैमेज होने की वजह से यहां से आरबीसीज निकल रही है। तो उसमें अपन ने कहा कि जो यहां से आरबीसीज निकलती है वो कंप्रेस होती है, कंप्रेस होने की वजह से उनकी नॉर्मल स्ट्रक्चर अबनॉर्मल हो जाती है। ये आरबीसीज स्टार शेप्ड होती है, जिसको अपन ने लिखा है डिसमॉर्फिक आरबीसी, उसको हमने लिखा है डिसमॉर्फिक आरबीसी। और आरबीसीज का यूरिन के अंदर आना क्या कहलाता है? हीमेचूरिया। तो पहला फीचर हमने यहां पे लिखा है हीमेचूरिया, और हीमेचूरिया में कैसी आरबीसी आ रही है? तो हम कह रहे हैं डिसमॉर्फिक आरबीसी आ रही है। दूसरा, हीमोलाइसिस होने की वजह से यूरिन का कलर अबनॉर्मल हो रहा है, हल्के ब्राउन कलर का यूरिन आ रहा है, जिसको अपन ने लिखा है कोका कलर ऑफ यूरिन। उसके बाद में तीसरा देखिए, जब ये आरबीसीज यहां से आ रही है तो हमने बात की कि जो ये नेफ्रॉन का ये वाला पार्ट है, जिसको हमने नाम दिया था थिन डिसेंडिंग सेगमेंट, देन हेयरपिन बैंड, और उसके बाद में ये थिन असेंडिंग सेगमेंट, इस पार्ट की अपन ने बात की कि इसका जो डायमीटर होता है वो मात्र 15 माइक्रोन होता है। कितना होता है? 15 माइक्रोन होता है। यहां पर आरबीसीज का डिस्ट्रक्शन हुआ है, तो मान लीजिए यहां पर बहुत सारी आरबीसीज आएगी, उनमें से कुछ आरबीसीज यहां पर आकर के मान लीजिए फंस गई हो, इंपैक्ट हो गई, एडियर हो गई। उसके बाद में कुछ और आरबीसीज आएगी, वो भी धीरे धीरे इसके ऊपर चिपकने लग जाएगी। इस प्रकार से जब आरबीसीज इस नेफ्रॉन के अंदर यहां पर एक गुच्छे के रूप में इकट्ठा हो जाएगी, एक सिलेंडर बना लेगी, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर के अंदर आ जाएगी, और थोड़े टाइम में जैसे जैसे आरबीसीज यहां से कलेक्ट होगी, आप देखेंगे ये नेफ्रॉन ब्लॉक हो गया। अब इस नेफ्रॉन के ब्लॉक होने से क्या यहां से जो फिल्ट्रेट बन रहा था वो रुक जाएगा? नहीं रुकेगा। नहीं रुकेगा तो होगा क्या कि इसके अंदर जो फिल्ट्रेट बनेगा वो फिल्ट्रेट आएगा इसके पीछे आकर के इसको यहां से क्या करेगा? इस क्लस्टर के ऊपर की ओर प्रेशर डालेगा, और जैसे ही प्रेशर डाला, हो सकता है ये जो आरबीसीज का क्लस्टर था वो यहां से डिटैच होकर के निकल गया, और अगर इस पार्ट को क्रॉस करके निकल गया तो आगे हमें पता है जो इस नेफ्रॉन का जो डायमीटर है, आगे की ओर डायमीटर इसका ज्यादा है। यानी एक बार ये आरबीसीज का जो क्लस्टर या सिलेंड्रिकल जो ये गुच्छा है वो यहां से डिटैच होकर के आगे निकल गया, तो फिर तो नेफ्रॉन का डायमीटर बढ़ता ही जाएगा, आगे कहीं पर भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। और इस प्रकार से ये आरबीसीज के क्लस्टर या गुच्छे आगे की ओर यहां पे यूरिन में देखने को मिलेंगे सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर में। सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर में इस प्रकार से आरबीसीज का एक साथ गुच्छा या क्लस्टर देखने को मिलता है, और ये जो गुच्छा या क्लस्टर देखने को मिलता है इसी को कहा जाता है आरबीसी कास्ट इन यूरिन। आरबीसी कास्ट इन यूरिन। यूरिन के अंदर इस प्रकार से आरबीसीज के कास्ट आना भी इस बात को इंडिकेट करते हैं कि कहीं न कहीं ग्लोमेरुलस से हेमरेज हो रहा है, ग्लोमेरुलस से आरबीसीज निकल रही है, ब्लड लॉस हो रहा है, और वो कहीं न कहीं एडियर होकर के सिलेंड्रिकल शेप में आ रहे हैं, अल्टीमेटली वहां से कंप्रेस या प्रेस होने के बाद में ये कहां पे आ रहे हैं? यूरिन के अंदर आ रहे हैं। तो अगर अपन देखें, अभी तक अपन ने डिस्कस किया, उसमें हमने यही डिस्कस किया कि प्रोटीन का इनिशियली लॉस होता है, फिर जैसे जैसे ग्लोमेरुलस के अंदर इंजरी होती जाएगी, डैमेज बढ़ता जाएगा, वहां से ब्लड सेल लीकेज होना शुरू हो जाती है, और आरबीसीज का यूरिन के साथ बाहर निकलना कंडीशन कहलाती है हीमेचूरिया। और इसमें जो आरबीसीज आती है वो नॉर्मल मॉर्फोलॉजी की ना होकर के डिसमॉर्फिक या स्टार शेप्ड होती है। दूसरा, हीमोलाइसिस होने की वजह से यूरिन का कलर चेंज हो जाता है, कोका कलर का यूरिन देखने को मिलता है, और साथ ही साथ सिलेंड्रिकल शेप में आरबीसीज के क्लस्टर आने लग जाते हैं। सिलेंड्रिकल शेप में आरबीसीज के जो गुच्छे या क्लस्टर आते हैं इनको कहा जाता है आरबीसी कास्ट। यानी कि इस पेशेंट के अंदर, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस वाले पेशेंट में आरबीसी कास्ट भी देखने को मिलेगा। यहां तक क्लियर है क्या?
यानी कि अभी तक अपन ने पढ़ा प्रोटीन यूरिया, देन डोमिनेंट फीचर जो इसका है मेनली हीमेचूरिया और उसमें डिसमॉर्फिक आरबीसी, हीमोलाइसिस की वजह से डार्क कोका कलर ऑफ यूरिन, आरबीसी कास्ट। अब अगर एक पर्सन के अंदर इस प्रकार से आरबीसी का लॉस होने लग जाए, ब्लड लॉस होने लग जाए, और जैसे जैसे आरबीसी का लॉस होगा उस पर्सन के अंदर हम कह सकते हैं क्या कंडीशन डेवलप हो सकती है, तो हम आंसर देंगे कि एनीमिया डेवलप हो सकता है। एनीमिया की वजह से पर्सन के अंदर पेल्लोर वाली कंडीशन देखने को मिलेगा। अगर अपन बात करें उस पर्सन के अंदर फटिग देखने को मिलेगा, यानी जल्दी थकान होगी। एनीमिया, पेल्लोर और फटिगनेस ये फीचर भी डेवलप हो जाएंगे। अगर हम बात करें कि इसके अलावा और कोई फीचर डेवलप होंगे, आंसर जाएगा यस होगा। अगर अपन बात करें तो ये जब इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन वाली कंडीशन होगी तो उसके अंदर फीवर डेवलप हो सकता है। फीवर के साथ साथ जो किडनी वाला रीजन होता है जहां पर किडनी सिचुएटेड होती है उसको हम कहते हैं फ्लैंक रीजन, तो उस फ्लैंक रीजन के अंदर दर्द होगा, इसको हम कहते हैं फ्लैंक पेन। फीवर और फ्लैंक पेन डेवलप हो जाएगा। एनीमिया डेवलप हो सकता है, पेल्लोर और फटिगनेस डेवलप हो सकती है। अगर हम बात करें कि इसके अलावा भी कोई फीचर्स डेवलप होंगे, यस होंगे। इसमें क्या होता है कि कई बार ये इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर होते हैं, जैसे जैसे डैमेज बढ़ता जाता है वो ग्रोथ फैक्टर भी यहां से रिलीज होने लग जाते हैं, और यहां से अगर ग्रोथ फैक्टर रिलीज होकर के आने लग जाए तो वो ग्रोथ फैक्टर आकर के इस नेफ्रॉन के अंदर क्या करते हैं, जो अंदर की ओर एपिथेलियल टिश्यू होता है उस एपिथेलियल टिश्यू की ग्रोथ को बढ़ा देते हैं। और अगर अंदर की ओर एपिथेलियल टिश्यू है उसकी ग्रोथ बढ़ने लग जाए तो एक तो ये नेफ्रॉन की जितनी भी दीवारें हैं वो दीवारें क्या होने लग जाती है, हार्ड होने लग जाती है। दीवारों का हार्ड होना और साथ ही साथ ये ग्रोथ फैक्टर यूरिन के साथ मिलने लग जाते हैं या यूरिन के अंदर ग्रोथ फैक्टर निकलने शुरू हो जाते हैं, इसलिए यूरिन की भी हार्डनिंग हो जाती है, टर्बिडिटी बढ़ जाती है। और यूरिन का इन ग्रोथ फैक्टर के निकलने की वजह से टर्बिड हो जाना या हार्ड हो जाना कंडीशन कहलाती है यूरिनरी डेब्रिस। कंडीशन क्या कहलाती है, यूरिनरी डेब्रिस। अगर अपन बात करें जैसे जैसे डैमेज बढ़ता जाएगा यहां से ग्रोथ फैक्टर निकलने लग जाते हैं। एक तो ग्रोथ फैक्टर जाकर के इस नेफ्रॉन की जो इंटरनल वो लेयर में जो यहां पर टिश्यू है एपिथेलियल टिश्यू उसकी ग्रोथ बढ़ा देते हैं, और साथ ही साथ ग्रोथ फैक्टर यूरिन के साथ निकलना शुरू हो जाते हैं जिससे यूरिन टर्बिड हो जाता है, उसके अंदर क्या हार्डनिंग बढ़ जाती है। इसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, यूरिनरी डेब्रिस कहते हैं। अगर हम बात करें कि इसके अलावा और कुछ फीचर डेवलप होंगे, यस होंगे। अब जैसे जैसे यहां पर डैमेज बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे डैमेज बढ़ता जाएगा यहां पर ये पोर की साइज बढ़ती जाएगी, और हम कह सकते हैं यहां पर जैसे जैसे पोर की साइज बढ़ती जाएगी अंदर की ओर रफ सरफेस बन जाएगी। और यहां पर अंदर की ओर रफ सरफेस या खुरदरी सतह बन जाए तो हमें पता है कि जहां पे भी इंजरी होती है खुरदरी सतह बन जाती है, वहां पर जाकर के प्लेटलेट्स जो है वो एडियर होने लग जाते हैं। वहां पर जाकर के प्लेटलेट्स को जब भी ओपनिंग यहाँ पर रफ सरफेस मिल जाती है तो वहां पर ये प्लेटलेट्स जाके क्या हो जाते हैं, एडियर होने लग जाते हैं, चिपकने लग जाते हैं। अब जैसे जैसे यहां पर प्लेटलेट्स का एग्रीगेशन होगा, प्लेटलेट्स एडियर होंगे। आप बताएं कि जैसे जैसे डैमेज बढ़ता जाएगा, ये जो ओपनिंग यहां पे हो रखी थी, डैमेज हो रखा था, वहां पर प्लेटलेट्स के चिपक जाने से ये जो पोर्ट बने थे वो बंद होने लग जाएंगे, वो ब्लॉक होने लग जाएंगे। और जितने ज्यादा प्लेटलेट्स का एग्रीगेशन यहां पर होगा उतने ही ज्यादा यहां पर जो ग्लोमेरुलस में जो डैमेज वाले भाग थे वो बंद होने लग जाएंगे। और इनके जैसे जैसे ब्लॉकेज होने की संभावनाएं बढ़ जाती है या ब्लॉकेज बढ़ जाता है, वैसे वैसे यहां से फिल्ट्रेट बनना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कि जितना ज्यादा डैमेज होगा उतना ही ज्यादा उस खुरदरी सतह पर प्लेटलेट्स चिपकने लग जाएंगे। और प्लेटलेट्स का जितना ज्यादा एग्रीगेशन होगा, अब यहां से धीरे धीरे जो जीएफआर बन रही थी, जो फिल्ट्रेट बन रहा था, इस पोर्ट के बंद होने की वजह से ये फिल्ट्रेट या जीएफआर हम कह सकते हैं धीरे धीरे कम हो जाएगी। अब जितनी जीएफआर कम होगी यूरिन आउटपुट उतना ही कम होगा। हम कंडीशन कह सकते हैं ओलिग्यूरिया डेवलप हो जाएगी, क्योंकि जैसे जीएफआर कम होगी यूरिन आउटपुट कम हो जाएगा। और ओलिग्यूरिया वाली कंडीशन के बाद में भी लगातार यहां पर प्लेटलेट्स एडियर होने लग गए और इस कंडीशन को ठीक नहीं किया तो एक समय आएगा जब यूरिन आउटपुट 100 ml से भी कम हो जाएगा 24 घंटे में, और कंडीशन क्या डेवलप हो जाएगी, एन्यूरिया वाली कंडीशन डेवलप हो जाएगी। यानी कि ये डिजीज जैसे जैसे प्रोग्रेस करती जाएगी वैसे वैसे यूरिन आउटपुट कम होता जाएगा और ओलिग्यूरिया वाली कंडीशन, और उसके बाद में ये कंडीशन एन्यूरिया में चली जाएगी। अब जैसे ही एन्यूरिया वाली कंडीशन हो गई, यूरिन आउटपुट आपका 100 ml पर डे से भी कम हो गया, तो धीरे धीरे ब्लड वेसल्स के अंदर या बॉडी के अंदर अगर अपन बात करें तो फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होगा। जब यूरिन बनेगा ही नहीं, ब्लड फिल्टर होगा ही नहीं, तो हम कह सकते हैं ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, प्लाज्मा बढ़ेगा।
क्योंकि इनटेक तो है लेकिन आउटपुट है नहीं। अब ऐसी कंडीशन में जब यूरिन बनना बंद हो जाएगा और जैसे जैसे फ्लूइड का कलेक्शन होगा ब्लड वेसल्स के अंदर प्लाज्मा बढ़ता जाएगा। आप बताएं ब्लड प्रेशर कम होगा या बढ़ता जाएगा? आंसर जाएगा बढ़ता जाएगा। और कंडीशन कौन सी डेवलप हो जाएगी? हाइपरटेंशन हो जाएगी। यानी दो और फीचर आगे, एन्यूरिया हो गया, उसकी वजह से हाइपरटेंशन हो गया। हाइपरटेंशन होने के साथ ही साथ यहां पर आप याद करिए, जब अपन ने एडिमा पढ़ा था तो अपन ने पेशेंट नंबर 1 पढ़ा था, उसमें अपन ने बात की थी कि जैसे जैसे ब्लड वेसल्स के अंदर प्लाज्मा बढ़ता जाता है और इस प्लाज्मा के द्वारा एक प्रेशर बिल्डअप किया जाता है, उस प्रेशर को अपन ने नाम दिया था हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। प्लाज्मा के द्वारा ब्लड वेसल्स पे लगाया जाने वाला प्रेशर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कहलाता है। और हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कोशिश करता है कि फ्लूइड लीकेज होकर के कैपिलरीज से या ब्लड वेसल से बाहर निकल करके इंटरस्टिशियम में या टिश्यू के अंदर कलेक्ट हो जाए। तो जितना ज्यादा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ा हुआ होगा फ्लूइड लीकेज उतना ही होगा। और हमें पता है फ्लूइड लीकेज होकर के अगर सेल के आसपास में या इंटरस्टिशियम में फ्लूइड कलेक्ट हो जाए तो उस पर्टिकुलर पार्ट में या वहां पर क्या हो जाती है? स्वेलिंग हो जाती है। कंडीशन क्या कहलाती है? इडिमा कहलाती है। अगर आपको याद हो तो अपन ने नेफ्रोटिक सिंड्रोम में भी पढ़ा था कि इडिमा हो जाता है, लेकिन नेफ्रोटिक सिंड्रोम में अपन ने डिस्कस किया तो जो इडिमा होता है वो ऑनकोटिक प्रेशर के कम होने की वजह से होता है। लेकिन यहां जो इडिमा डेवलप हो रहा है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में, वो इडिमा डेवलप हो रहा है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के बढ़ने से। यूरिन आउटपुट कम हो जाता है, एन्यूरिया वाली कंडीशन हो गई। एन्यूरिया वाली कंडीशन हो गई तो ब्लड का फिल्ट्रेशन नहीं होता है, इस वजह से धीरे धीरे प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ती जाती है। जितना ज्यादा प्लाज्मा होगा उतना ही ज्यादा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होगा, और जितना ज्यादा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होगा कैपिलरी से फ्लूइड लीकेज होकर के इंटरस्टिशियम में आ जाता है और उस पर्टिकुलर टिश्यू में स्वेलिंग ला देता है। कंडीशन क्या कहलाती है? इडिमा कहलाती है। अब अगर हम बात करें तो ये इडिमा किसी एक पार्ट के अंदर होगा या वोल बॉडी में होगा, तो आंसर जाएगा कि हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर पूरी बॉडी में बढ़ रहा है, इसलिए ये जनरलाइज इडिमा होगा। पूरी बॉडी में इडिमा देखने को मिलेगा। और जनरलाइज इडिमा के लिए अपन ने डिस्कस किया कि एक वर्ड अपन काम में लेते हैं एनासार का। दूसरा, इसमें जो इडिमा होगा वो नॉन पिटिंग होगा कि पिटिंग टाइप का, तो हम आंसर देंगे कि पिटिंग टाइप का होगा। यानी कि इस पार्ट को अपन जहां पर भी इडिमा है कंप्रेस करेंगे तो वहां पर पिट फॉर्मेशन या खड्डे का फॉर्मेशन होगा, तो पिटिंग टाइप का इडिमा होगा। और हमने ये भी बात की थी कि जो जनरलाइज इडिमा होता है या वॉल बॉडी के इडिमा होता है वो सबसे पहले कहां से स्टार्ट होता है, तो आंसर देंगे पेरी ऑर्बिटल रीजन से। यानी कि ये इडिमा पेरी ऑर्बिटल रीजन से स्टार्ट होगा, जनरलाइज या पूरी बॉडी में होगा, और ये इडिमा पिटिंग टाइप का होगा। यहां तक क्लियर है? उसके बाद में देखिए, अगर हमने बात की है यहां पर साइन एंड सिम्टम में कि एन्यूरिया डेवलप हो जाएगा। अब अगर किसी पर्सन का यूरिन आउटपुट 24 आवर्स में 100 ml से भी कम हो गया हो और एन्यूरिया वाली कंडीशन डेवलप हो गई हो, तो आप बताएं क्या उस पर्सन की बॉडी में बनने वाले नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट यूरिया, यूरिक एसिड और क्रिएटिनिन जो 1.5 लीटर में बाहर निकलते हैं प्रतिदिन, क्या वो उतने वेस्ट प्रोडक्ट एक 100 ml से भी कम अमाउंट में बॉडी से बाहर निकल सकते हैं क्या? अगर किसी पर्सन का यूरिन आउटपुट सीवियरली रिड्यूस हो जाए और 100 ml प्रतिदिन से भी कम हो जाए, एन्यूरिया वाली कंडीशन में चला जाए, तो उस पर्सन की बॉडी में बनने वाले वेस्ट प्रोडक्ट यूरिया, यूरिक एसिड और क्रिएटिनिन ये बॉडी से बाहर नहीं निकल पाएंगे। और जब ये वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से बाहर नहीं निकल पाएंगे, ब्लड प्रॉपर फिल्टर नहीं हो पाएगा, तो अपन कह सकते हैं ब्लड के अंदर यूरिया का, यूरिक एसिड का और क्रिएटिनिन का लेवल कम होगा कि बढ़ेगा, तो आंसर जाएगा कि अगर ये वेस्ट प्रोडक्ट बाहर नहीं निकलेंगे तो ब्लड में इनका लेवल धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। हम कह सकते हैं इस एन्यूरिया वाली कंडीशन की वजह से उस पर्सन के अंदर ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल बढ़ जाएगा, उस पर्सन के अंदर सीरम क्रिएटिनिन लेवल बढ़ जाएगा, और हम कह सकते हैं उस पर्सन के अंदर सीरम यूरिक एसिड लेवल बढ़ जाएगा। पर्सन के अंदर ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल, सीरम क्रिएटिनिन लेवल और सीरम यूरिक एसिड लेवल, इन तीनों वेस्ट प्रोडक्ट या नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट का ब्लड के अंदर लेवल बढ़ जाना कंडीशन क्या कहलाती है, जिसको अपन कहते हैं एजोटीमिया। अपन ने पहले भी टर्मिनोलॉजी में डिस्कस किया है कि नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट का ब्लड के अंदर अबनॉर्मली हाई हो जाना या बढ़ जाना या रिटर्न हो जाना एजोटीमिया वाली कंडीशन कहलाता है।
अब अगर किसी पर्सन के अंदर बॉडी में नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट का रिटेंशन हो गया है या एजोटीमिया वाली कंडीशन हो गई है, तो उस पर्सन के अंदर हमें पता है कि ये नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट अल्टीमेटली उसके नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करते हैं, जिससे उसका लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसके साथ ही साथ उसके अंदर एनोरेक्सिया, नोजिया और वॉमिटिंग वाले फीचर भी देखने को मिलेंगे। यहां तक क्लियर है क्या? यस और नो? अपन ने स्टार्ट किया है आज के इस लेक्चर में ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में अपन ने डिस्कस किया था कि मान लीजिए +4 इंजरी हो जाए या डैमेज हो जाए, और नेफ्रोटिक सिंड्रोम में जब डैमेज हुआ तो सिर्फ प्रोटीन का लॉस हो रहा था। उससे भी ज्यादा अगर इंजरी हो जाए ग्लोमेरुलस की तो प्रोटीन तो लीकेज होगा ही होगा, प्रोटीन यूरिया तो होगा ही होगा, लेकिन जैसे जैसे डैमेज बढ़ता जाएगा ब्लड सेल निकलना शुरू हो जाएगी। और अगर यूरिन के साथ ब्लड सेल निकलने लग जाए, आरबीसीज निकलने लग जाए, तो यूरिन में आरबीसीज की प्रेजेंस क्या कहलाती है? आप आंसर देंगे हीमेचूरिया कहलाता है। अब हमें यह कैसे पता लगेगा कि हीमेचूरिया में जो ये आरबीसीज निकल रही है वो ग्लोमेरुलस से निकल रही है या रीनल ट्रैक्ट में कहीं इंजरी होने से? अगर रीनल सिस्टम के या ट्रैक्ट में कहीं इंजरी होने से हीमेचूरिया हो रहा है तो उसमें निकलने वाली आरबीसीज जो है वो फ्रेश होगी, वो नॉर्मल मॉर्फोलॉजी वाली होगी। लेकिन अगर ग्लोमेरुलस से आरबीसीज निकल रही है तो वहां से निकलते टाइम वो स्क्वीज होगी, दबेगी, और दबने से उनकी नॉर्मल स्ट्रक्चर जो है उसका डिस्ट्रक्शन हो जाता है और वो डिसमॉर्फिक या स्टार शेप्ड होगी। यानी कि अगर यूरिन के अंदर डिसमॉर्फिक या स्टार शेप्ड आरबीसी आ रही है तो हम सस्पेक्ट कर सकते हैं वो ग्लोमेरुलस से निकल रही है। दूसरा, जब ये आरबीसीज यहां से निकलते वक्त इनका डिस्ट्रक्शन होगा, हीमोलाइसिस होता है, तो इसकी वजह से यूरिन का कलर चेंज हो जाता है, डार्क कोका कलर का यूरिन देखने को मिलेगा। उसके बाद में अपन ने बात की कि जब ये आरबीसीज यहां से निकलेगी और निकलते वक्त अगर वो कहीं ना कहीं जाकर के नेफ्रॉन में एडियर हो गई तो कुछ और आरबीसीज आकर के उसके साथ चिपक जाती है और उसके बाद में वो एक सिलेंड्रिकल शेप में या क्लस्टर के रूप में या आरबीसीज गुच्छे के रूप में यूरिन में निकलती है, जिसको हम कहते हैं आरबीसी कास्ट इन यूरिन। अब उसके अंदर अपन देखें, अपन ने बात की है आरबीसी कास्ट और हीमेचूरिया हो जाना, डिसमॉर्फिक आरबीसीज का बाहर निकलना, और ब्लड लॉस होना या आरबीसीज के लॉस होने की वजह से एनीमिया वाली कंडीशन देखने को मिलेगी, थकान मिलेगी, उसमें फटिगनेस मिलेगी, पेल्लोर देखने को मिलेगा। उसके बाद में अपन ने बात की थी नेक्स्ट, उस पर्सन के अंदर अगर ये ग्लोमेरुलस का इन्फ्लामेशन हो रहा है उसकी वजह से वहां पर फीवर और फ्लैंक रीजन में जहां पर किडनी सिचुएटेड है वहां पर दर्द या पेन देखने को मिलेगा। उसके बाद में अपन ने बात की कि जैसे जैसे ये डैमेज बढ़ता जाएगा यहां से कुछ ग्रोथ फैक्टर होते हैं जिसको अपन ने सुना भी होगा, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। ये ग्रोथ फैक्टर भी यहां से निकलना शुरू होते हैं और ये ग्रोथ फैक्टर जाकर के एक तो यूरिन को भी हार्ड बना देते हैं और दूसरा ये नेफ्रॉन के अंदर का जो एपिथेलियल टिश्यू होता है उसकी भी ग्रोथ करके उसकी भी दीवारों को हार्ड कर देते हैं, और इनका हार्डनिंग हो जाना कंडीशन कहलाती है यूरिनरी डेब्रिस। उसके बाद में भी अगर इस डैमेज को कंट्रोल नहीं किया जाए, इंजरी बढ़ती जाए और इस ग्लोमेरुलस में रफ सरफेस बन जाए, तो जहां पर भी इंजरी हो रही है, रफ सरफेस हो रहा है, बन रहा है, वहां पर जाकर के प्लेटलेट्स जो है वो एडियर होने लग जाते हैं, जिसको हम कहते हैं प्लेटलेट्स एग्रीगेशन। और प्लेटलेट जितने ज्यादा यहां पर जाकर के चिपकेंगे उतने ही वहां पर जो ये पोर्ट है वो बंद होते जाएंगे, और जैसे जैसे प्लेटलेट्स के चिपकने से यहां पर ये जो डैमेज है ये ब्लॉक हो जाएगा, और ब्लॉक होगा तो वहां पर यूरिन फॉर्मेशन के लिए जो जीएफआर बन रहा है वो जीएफआर सीवियरली रिड्यूस होगा। और अगर ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाएगी, यहां से फ्लूइड कम फिल्टर होगा, तो यूरिन आउटपुट कम हो जाता है, इनिशियली ओलिग्यूरिया, और ओलिग्यूरिया वाली कंडीशन को भी अगर ट्रीट ना किया जाए तो वैसे भी यूरिन आउटपुट और रिड्यूस होगा, और एक कंडीशन आएगी जिसको हम कहते हैं एन्यूरिया, जब यूरिन आउटपुट 24 घंटे में 100 ml से ही कम हो जाएगा। अब एन्यूरिया वाली कंडीशन हो गई, ब्लड का फिल्ट्रेशन रुक गया और ब्लड फिल्टर होगा ही नहीं, तो जो अपन बात करें ब्लड के अंदर फ्लूइड इंटेक या फ्लूइड रिटेन होता जाएगा, और अगर प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ती जाएगी, फ्लूइड का रिटेंशन होता जाएगा, तो उस पर्सन के अंदर हाइपरटेंशन डेवलप हो जाएगी। जब हाइपरटेंशन डेवलप हो जाएगी तो हम पता है कि ब्लड वेसल्स के अंदर जैसे जैसे प्लाज्मा बढ़ता जाएगा और प्लाज्मा के द्वारा एक प्रेशर बिल्डअप किया जाता है, वो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कहलाता है। जितना ज्यादा प्लाज्मा बढ़ेगा उतना ज्यादा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ेगा, और जितना ज्यादा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ेगा कैपिलरी से फ्लूइड लीकेज उतना ही ज्यादा होगा, और ये फ्लूइड लीकेज होकर के सेल के आसपास में या इंटरस्टिशियम में कलेक्ट हो जाए तो वो कंडीशन क्या कहलाएगी? इडीमा। अब ये इडीमा किसी एक पर्टिकुलर पार्ट में होगा कि पूरी बॉडी में होगा, तो आंसर जाएगा पूरी बॉडी में होगा, और पूरी बॉडी का इडीमा जनरलाइज इडीमा या एनासार का कहलाता है। दूसरा ये पिटिंग टाइप का इडीमा होगा, और जनरलाइज इडीमा की शुरुआत कहां से होती है? तो आंसर देंगे पेरी ऑर्बिटल रीजन से होती है।
उसके बाद में अपन ने बात की कि इस पर्सन के अंदर जैसे जैसे यूरिन आउटपुट कम होगा, एन्यूरिया वाली कंडीशन होगी, तो उसकी बॉडी में बनने वाले नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से बाहर नहीं निकल पाएंगे और उनका ब्लड के अंदर रिटेंशन होगा। ब्लड के अंदर यूरिया, यूरिक एसिड और क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा। इन नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट का ब्लड में रिटेन हो जाना क्या कहलाता है? एजोटीमिया। और इस एजोटीमिया की वजह से या नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट के रिटेन हो जाने की वजह से उस पर्सन का लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस कम हो जाएगा और उसके साथ ही साथ उसके अंदर एनोरेक्सिया, नोजिया और वॉमिटिंग भी देखने को मिलेगा। एक ऐसा पर्सन जिसके अंदर हीमेचूरिया, हाइपरटेंशन, एन्यूरिया, इडिमा, ऐसा पर्सन जिसमें हीमेचूरिया, हाइपरटेंशन, एन्यूरिया और इडिमा ये कंडीशन एक साथ डेवलप हो जाए, वो कंडीशन कहलाती है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। क्लियर है? और इसी को हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर हम इसको डिटेल में पढ़ें और समराइज करें तो हम ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस डिस्कस कर रहे हैं। इसमें अपन ने लिखा है ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इट इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। अब बात आती है कि ऑटो इम्यूनिटी क्या होती है, इसको हम अभी डिस्कस करेंगे। और दूसरा हमने लिखा है इट इज एन इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलस। ये किसका इन्फ्लामेशन है? तो अपन ने यहां पर लिखा है कि ये बेसिकली ग्लोमेरुलस का इन्फ्लामेशन है। और ये ग्लोमेरुलस का इन्फ्लामेशन क्यों डेवलप हो जाता है? तो अपन ने यहां पर लिखा है ड्यू टू एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स की वजह से ग्लोमेरुलस का इन्फ्लामेशन हो जाना ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहलाता है। और बेसिकली ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। अब अगर अपन बात करें कि ये ऑटो इम्यूनिटी क्या होती है तो देखिए नेक्स्ट हमने लिखा है ऑटो इम्यूनिटी के अंदर इनएप्रोप्रिएट इम्यून रेस्पॉन्स अगेंस्ट सेल्फ कंपोनेंट। अगर हम बात करें कि इस इनएप्रोप्रिएट इम्यून रेस्पॉन्स अगेंस्ट सेल्फ कंपोनेंट का मतलब क्या होता है, तो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम कई बार केमिकल चेंजेज और केमिकल मैसेज की वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी की जो नॉर्मल सेल है, अपनी खुद की जो सेल है, उसी सेल को हमारा इम्यून सिस्टम समझ लेता है या रिकॉग्नाइज करता है कि ये मेरे लिए एक फॉरेन बॉडी है। और उसको फॉरेन बॉडी या उसको एंटीजन समझ करके अपनी ही बॉडी का इम्यून सिस्टम अपनी बॉडी की नॉर्मल सेल को ही कई बार इस प्रकार से परसीव करता है कि ये मेरी बॉडी की जो सेल है, इसी सेल को, नॉर्मल सेल को समझ लेता है कि ये मेरे लिए एंटीजन है। और जब भी हमारे इम्यून सिस्टम को कहीं पर भी लगता है कि ये एंटीजन है तो हमारी इम्यून सिस्टम क्या करता है, उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना लेता है और उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना करके उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। नॉर्मल मैकेनिज्म में भी हमारी बॉडी में आने वाले एंटीजन को डिस्ट्रॉय करने का या उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाने का काम हमारा ही इम्यून सिस्टम करता है। लेकिन इसमें हो क्या रहा है कि हमारी बॉडी की नॉर्मल सेल को ही, बेसिकली वो एंटीजन नहीं है या फॉरेन बॉडी नहीं है, नॉर्मल सेल है, लेकिन हमारा इम्यून सिस्टम उसको परसीव करता है एज ए एंटीजन और उसको एंटीजन समझ करके उसी के खिलाफ एंटीबॉडी बनाता है और उसी के खिलाफ एंटीबॉडी बना करके उसी को क्या करने लग जाता है, डिस्ट्रॉय करने लग जाता है। और इस प्रकार से जब हमारा ही इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी के नॉर्मल कंपोनेंट को या बॉडी की सेल्फ सेल को फॉरेन बॉडी समझ करके, एंटीजन समझ करके उसके खिलाफ ही एंटीबॉडी बना दे और अपनी खुद की ही बॉडी की सेल को डिस्ट्रॉय करने लग जाए, तो उसके डिस्ट्रॉय होने से जो डिसऑर्डर होता है उसको हम कहते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। उसको हम क्या कहते हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो यहां हमने लिखा है कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस बेसिकली एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जिसमें कई बार क्या होता है कि हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है वो नेफ्रॉन का जो ग्लोमेरुलस होता है उसकी सेल को एंटीजन के रूप में परसीव करता है और उसको एंटीजन समझ करके हमारा ही इम्यून सिस्टम उसी को डिस्ट्रॉय करने लग जाता है और ग्लोमेरुलस को डिस्ट्रॉय करने से जो कंडीशन डेवलप हो जाती है उसी को हम कहते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। इसको अपन ने लिखा है और आरयूएचएस में पूछा हुआ भी है कि ऑटो इम्यूनिटी क्या होती है, तो उसमें ऑप्शन था इनएप्रोप्रिएट इम्यून रेस्पॉन्स अगेंस्ट सेल्फ सेल या सेल्फ कंपोनेंट। हमारी बॉडी की सेल्फ सेल के अगेंस्ट में इनएप्रोप्रिएट इम्यून रेस्पॉन्ड करना, वही क्या कहलाता है, ऑटो इम्यूनिटी। और सेकंड लाइन इसी में हमने लिखी है और इम्यून सिस्टम अनेबल टू रिकॉग्नाइज सेल्फ और नॉन सेल्फ कंपोनेंट और नॉन सेल्फ सेल।
हमारा इम्यून सिस्टम पगला जाता है और वो हमारी बॉडी की सेल को और फॉरेन बॉडी को समझने में वहां पर क्या कर लेता है, अनेबल होता है, रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है। और ऐसी कंडीशन में वो हमारी बॉडी की जो सेल्फ सेल है या जो नॉर्मल सेल है हमारी बॉडी की, उसी को डिस्ट्रॉय करने लग जाता है। उसके डिस्ट्रक्शन से जो डिजीज हो जाती है उसको तो हम कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज, और जो ये इस ऑटो इम्यून डिजीज कोज करता है उसको हम कहते हैं ऑटो इम्यूनिटी। क्लियर है यहां तक? उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करें कि ये ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस किस वजह से होता है, क्या क्या कोज होते हैं। तो पहला अपन ने लिखा है ऑटो इम्यूनिटी। दूसरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बार बार एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम लिखा हुआ है ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये एक ग्राम पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसको लिखा हुआ है ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म नेफ्रॉन के अंदर जाकर के ग्लोमेरुलस को डैमेज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बेसिकली ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है, तो हम कहेंगे एक ग्राम पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के लिए रेस्पॉन्सिबल है। उसके बाद में हमने लिखा है फेरिंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस और सोर थ्रोट। अगर किसी पर्सन की प्रीवियस हिस्ट्री है फेरिंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस और सोर थ्रोट की, तो देखा गया कि जो फेरिंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस या सोर थ्रोट होता है उसके लिए भी जो रेस्पॉन्सिबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। यानी कि अगर कोई पर्सन कह रहा है कि उसमें प्रीवियसली फेरिंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस और सोर थ्रोट हुआ था और अब उस पर्सन के अंदर ये ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस वाले फीचर आ रहे हैं, तो इसका मतलब हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कि जो प्रीवियस हिस्ट्री है वहां पर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट था और वहां से ये ब्लड के साथ माइग्रेट करते हुए किडनी में पहुंच गया और किडनी में जाकर के उसने ग्लोमेरुलस को डैमेज किया है और ग्लोमेरुलस को डैमेज करके कौन सी कंडीशन कोज की है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो क्वेश्चन बार बार आता है कि एक बच्चे को इमरजेंसी में पेरेंट्स लेके आ रहे हैं और उसके अंदर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस आप सस्पेक्ट करते हैं, तो उस बच्चे की प्रीवियस हिस्ट्री में आप क्या पूछेंगे? और उसमें ऑप्शन होता है कि हम उसके अंदर पूछेंगे प्रीवियस एपिसोड ऑफ फेरिंजाइटिस या टॉन्सिलाइटिस और सोर थ्रोट। अगर इस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस वाले फीचर आ रहे हैं तो हम उसके पेरेंट्स से पूछेंगे कि क्या बच्चे को पहले फेरिंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस या सोर थ्रोट हुआ है। अगर वो कहते हैं कि हाँ प्रीवियसली फेरिंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस या सोर थ्रोट का एपिसोड था, तो हम सस्पेक्ट करेंगे कि कहीं ना कहीं वहां पर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट था। इसकी वजह से ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहां से माइग्रेट करके ब्लड के साथ किडनी में पहुंच गया और किडनी में जाकर के उसने ग्लोमेरुलस को डैमेज किया है। तो ये अपन ने कोज की बात की है। वन बाय वन वापस देखें, ऑटो इम्यूनिटी की वजह से हो सकता है। एक रेस्पॉन्सिबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसको आपको याद रखना ही रखना है, ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कि एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। उसके बाद में अपन ने बात की है फेरिंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस और सोर थ्रोट। अगर फेरिंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस या सोर थ्रोट की प्रीवियस हिस्ट्री है तो भी हम सस्पेक्ट कर सकते हैं कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहां से ब्लड के साथ माइग्रेट करते हुए किडनी में पहुंचा है और किडनी में जाकर के इसने डैमेज किया है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट हमने लिखा है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के टाइप्स और अकॉर्डिंग टू अकरेंस। अकॉर्डिंग टू अकरेंस अगर हम देखें तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस दो प्रकार का होता है। अगर सडन हो, सडन डेवलप हो, तो उसको हम कहते हैं एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। और अगर ओवर ए लॉन्ग पीरियड हो, अगर अपन बात करें प्रोग्रेसिव हो, धीरे धीरे हो, तो उसको अपन कहेंगे क्रॉनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। सडन ऑनसेट हो रही है तो एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, और एक ओवर ए लॉन्ग पीरियड हो रहा है कंडीशन डेवलप तो उसको हम कहेंगे क्रॉनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ये है अकॉर्डिंग टू अकरेंस। अगर हम बात करें इसके और टाइप्स है, वो है नेफ्रॉन इन्वॉल्वमेंट के अकॉर्डिंग। नेफ्रॉन कितने इन्वॉल्व है इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की, तो ये मान लीजिए किडनी है, इस किडनी के किसी एक पर्टिकुलर पार्ट के नेफ्रॉन अफेक्टेड हो रहे हैं, पूरी किडनी के नेफ्रॉन इन्वॉल्व नहीं होकर के किसी पर्टिकुलर पार्ट के ही नेफ्रॉन का इन्फ्लामेशन हो रहा है या ग्लोमेरुलस का इन्फ्लामेशन हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं फोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। फोकल को ही कहा जाता है लोकल या रीजनल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। इसके अंदर वॉल किडनी के नेफ्रॉन इन्वॉल्व ना होकर के किडनी के किसी पर्टिकुलर सेगमेंट या लोब के नेफ्रॉन अफेक्टेड होंगे। दूसरा है डिफ्यूज ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और इसी को कहा जाता है मैसिव।
डिफ्यूज या मैसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस वो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है जिसमें किडनी का कोई एक पर्टिकुलर पार्ट अफेक्टेड ना होकर के वोल किडनी अफेक्टेड होती है। अगर किडनी के सारे नेफ्रॉन के अंदर इन्फ्लामेशन हो रहा है ग्लोमेरुलस का तो वो कहलाएगा मैसिव या डिफ्यूज ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, जबकि किसी एक पर्टिकुलर पार्ट के नेफ्रॉन अफेक्टेड हो रहे हैं तो वो कहलाएगा फोकल या लोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। उसके बाद में है मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में क्या होता है कि जब ये इन्फ्लामेशन हो रहा है ग्लोमेरुलस का, और जब ग्लोमेरुलस का इन्फ्लामेशन हो रहा है, अगर वो इन्फ्लामेशन में सबसे पहले डैमेज कर रहा है ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन को, यानी कि इसके इन्फ्लामेशन में सबसे पहले अगर ये जीबीएम अफेक्टेड हो रही है, ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन अगर अफेक्टेड हो रही है सबसे पहले, तो वो कहलाएगा मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। और अगर लंग्स में और किडनी में ऑटो इम्यूनिटी की वजह से ये ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन अगर डिस्ट्रॉय हो तो उसके लिए एक वर्ड काम में लेते हैं गुड पोस्चर सिंड्रोम। कौन सा सिंड्रोम? गुड पोस्चर सिंड्रोम। अगर ऑटो इम्यूनिटी की वजह से नेफ्रॉन के अंदर सबसे पहले ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन का डिस्ट्रक्शन हो रहा है तो ये कंडीशन कहलाती है गुड पोस्चर सिंड्रोम। और मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस वो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है जिसमें फर्स्ट अटैक जो होता है वो जाकर के इस ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन या जीबीएम के ऊपर होता है। उसके बाद में नेक्स्ट लिखा है प्रोलिफेरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अगर हम बात करें प्रोलिफेरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस क्या होता है, तो अगर देखिए प्रोलिफेरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के अंदर जब यहां से अपन ने बात की कि डैमेज होता है तो ग्रोथ फैक्टर रिलीज होने लग जाते हैं, और अगर यहां से ग्रोथ फैक्टर आने लग जाए और वो अंदर की ओर एपिथेलियल टिश्यू जो होता है उसका प्रोलिफेरेशन करने लग जाए, उस टिश्यू के अंदर उस सेल्स बढ़ाने लग जाए, उसका प्रोलिफेरेशन करने लग जाए, और इस प्रकार से टिश्यू का प्रोलिफेरेशन होने लग जाएगा ग्रोथ फैक्टर के रिलीज होने से, तो ये जो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है ये कहलाता है प्रोलिफेरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। और प्रोलिफेरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जब हो जाता है तो पूरा का पूरा नेफ्रॉन यहां पर टिश्यू से फिल हो जाता है, और उसके बाद में वहां से फिल्ट्रेट बनने की संभावनाएं ना के बराबर हो जाती है, क्योंकि जब यहां से जगह ही नहीं मिलेगी तो फिल्ट्रेट निकलेगा कैसे। और ये जो प्रोलिफेरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है इसका सबसे ज्यादा बैड प्रोग्नोसिस होता है, इसमें पेशेंट के ठीक होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, और ये कंडीशन आगे जाकर के परसिस्ट कर जाती है रीनल फेलियर में। यानी कि अगर प्रोलिफेरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो गया हो तो वो कंडीशन किस में परसिस्ट कर जाएगी, आगे जाकर के क्या डेवलप कर जाएगी, रीनल फेलियर डेवलप कर जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू अकरेंस दो प्रकार के ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस थे, सडन ऑनसेट हो तो एक्यूट और प्रोग्रेसिव हो तो क्रॉनिक। अकॉर्डिंग टू नेफ्रॉन इन्वॉल्वमेंट चार प्रकार का ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है। किडनी के किसी पर्टिकुलर पार्ट के नेफ्रॉन अफेक्टेड हो तो फोकल या लोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। पूरी किडनी के सारे नेफ्रॉन अफेक्टेड हो तो डिफ्यूज या मैसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। जब डैमेज हो रहा है, फर्स्ट अटैक इस बेसमेंट मेम्ब्रेन पर हो रहा है तो वो कहलाएगा मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। और अगर ऑटो इम्यूनिटी की वजह से ये जीबीएम डिस्ट्रक्शन होता है तो कंडीशन कहलाती है गुड पोस्चर सिंड्रोम। उसके बाद में अपन ने बात की है प्रोलिफेरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। इसके अंदर ग्रोथ फैक्टर अंदर जाकर के एपिथेलियल टिश्यू का प्रोलिफेरेशन करते हैं, उनके नंबर बढ़ा देते हैं, और इसमें पूरा का पूरा बोमन्स स्पेस जो है वो टिश्यू से भर जाता है, और यहाँ पर फिर जीएफआर बनने के चांसेस कम हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। और ये जो कंडीशन होती है ये आगे जाकर के किस में परसिस्ट करती है, रीनल फेलियर के अंदर। तो सबसे बैड प्रोग्नोसिस की बात करें तो प्रोलिफेरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के अंदर बैड प्रोग्नोसिस या ठीक होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट अगर अपन बात करें कि कौन कौन से साइन एंड सिम्टम होंगे, तो देखिएगा इसको अपन ने पहले भी डिस्कस किया है। हीमेचूरिया में आपको याद रखना है डिसमॉर्फिक आरबीसी इन यूरिन, आरबीसी कास्ट इन यूरिन, डार्क कोका कलर ऑफ यूरिन, ओलिग्यूरिया एंड एन्यूरिया, प्रोटीनयूरिया, फीवर एंड फ्लैंक पेन, अगर हम बात करें इसके अलावा और कौन कौन से साइन एंड सिम्टम होंगे तो अपन ने बात की थी एडिमा होगा, एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग, फटिग, पेलोर, हाइपरटेंशन। उसके बाद में अगर अपन बात करें यूरिनरी डेब्रिस यानी कि हार्डनेस। उसके अलावा अगर अपन बात करें तो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल बढ़ जाता है, सीरम क्रिएटिनिन लेवल बढ़ जाता है, और सीरम यूरिक एसिड लेवल बढ़ जाता है। अगर हम बात करें उसके बाद में कि अगर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो जाए तो उस कंडीशन को हम डायग्नोस कैसे करेंगे, तो देखिए डायग्नोसिस के अंदर अपन ने लिखा है हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, जिसके बारे में पता लग जाएगा, हमें बहुत सारे फीचर्स वो बता देंगे। उसके बाद में हमने बात की है यूरिन एनालिसिस,
जब हम यूरिन एनालिसिस करेंगे तो एक तो यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी हिमेचूरिया हो रहा है, हार्ड यूरिन मिलेगा, कंसंट्रेटेड मिलेगा तो स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ी हुई मिलेगी। दूसरा, जब हम यूरिन एनालिसिस करेंगे तो उसके अंदर देखेंगे यूरिन के अंदर आरबीसी कास्ट या आरबीसीज के गुच्छे देखने को मिलेंगे, उसके अंदर डिसमॉर्फिक आरबीसीज देखने को मिलेगी। किस प्रकार की आरबीसीज देखने को मिलेगी? डिसमॉर्फिक आरबीसीज, या अपन बात करें तो स्टार शेप्ड आरबीसीज देखने को मिलेगी। उसके बाद में हमने बात की कि हम यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट कर सकते हैं। कल्चर और सेंसिटिविटी करेंगे तो हमें पता लगेगा कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसने किडनी में डैमेज किया है और वो किस एंटीबायोटिक के लिए सेंसिटिव है, यानी कि कौन सी एंटीबायोटिक देकर के उसको खत्म किया जा सकता है। हम ब्लड कल्चर भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर अपन बात करें ये ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, तो ये ब्लड में था और ब्लड से ही सर्कुलेट होते हुए किडनी में पहुंचा है, तो ब्लड कल्चर करेंगे तो ब्लड के अंदर भी इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्रेजेंस देखने को मिलेगी। उसके अलावा अगर अपन बात करें टॉन्सिलाइटिस, फेरिंजाइटिस या सोर थ्रोट की हिस्ट्री है तो अपन उसमें स्पुटम कल्चर या थ्रोट स्वैब के थ्रू भी देख सकते हैं कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है कि नहीं। तो ये अपन ने बात की है डायग्नोस्टिक टेस्ट, जिसमें अपन ने लिखा है हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, यूरिन एनालिसिस, यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट, और अपन ने बात की नेक्स्ट ब्लड कल्चर एंड स्पुटम कल्चर। इसके अलावा इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिटेक्ट करने के लिए एक टेस्ट करते हैं जिसको हम कहते हैं एएसओ टाइटर। अगर हम बात करें इस एएसओ टाइटर की तो इसके नाम में ही लिखा हुआ है कि एएसओ टाइटर क्या है। ए मींस एंटी, एस मींस स्ट्रेप्टोलाइसिन, ओ एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ, और टाइटर का मीनिंग होता है एंटीबॉडी। इस एएसओ टाइटर के अंदर ब्लड सैंपल लेते हैं और ब्लड सैंपल लेने के बाद में स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ के अगेंस्ट में हमारी बॉडी के द्वारा बनाई गई एंटीबॉडी को डिटेक्ट करना। अगर अपन बात करें इस एएसओ टाइटर की, मान लीजिए ये ब्लड वेसल्स है, मान लीजिए ये ब्लड वेसल्स है और इस ब्लड वेसल्स के अंदर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गया है जिसका नाम है ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे ब्लड के अंदर आ गया है और ब्लड के अंदर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म आने के बाद में पहले अपने नंबर बढ़ाएगा, और नंबर बढ़ाने के बाद में इसके द्वारा एक टॉक्सिन रिलीज किया जाता है। इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा एक टॉक्सिन रिलीज किया जाता है, एक विष या एक जहर रिलीज किया जाता है, और इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म या ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा जो टॉक्सिन हमारे ब्लड के अंदर छोड़ा जाता है, जो प्रोड्यूस किया जाता है, जो रिलीज किया जाता है, उस टॉक्सिन का नाम है स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ। स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ। अब जैसे ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म नंबर अपने रेप्लिकेट करेगा ब्लड के अंदर, अपने नंबर बढ़ाएगा, और जैसे ही नंबर बढ़ने के बाद में ये टॉक्सिन रिलीज करेगा जिसका नाम है स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ। ये स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ जब हमारे ब्लड में आ जाएगा तो हमारे ब्लड में जो सेल्स है हमारी एंटीबॉडी बनाती है, वो ब्लड सेल्स क्या करेगी, इसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाएगी। इसके अगेंस्ट में इसको किल करने के लिए एंटीबॉडी बनाएगी। उस एंटीबॉडी को हम कहते हैं एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन। किसके अगेंस्ट में बनाएगी, तो हम कहेंगे इसके अगेंस्ट में, स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ के अगेंस्ट में एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन टाइटर बनेगा, या हम कह सकते हैं टाइटर का मीनिंग क्या है, एंटीबॉडी बनेगा। यहां तक क्लियर है क्या? अपन ने बात की कि हमारे ब्लड के अंदर मान लीजिए ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकल माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर हो गया। एंटर होने के बाद में इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा एक टॉक्सिन प्रोड्यूस किया जाता है जिसका नाम है स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ। इस स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ के विरुद्ध में, उसके अगेंस्ट में एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन एंटीबॉडी या टाइटर प्रोड्यूस किया जाता है हमारी बॉडी के द्वारा। और अगर हम ब्लड सैंपल लेकर के ब्लड सैंपल में देखें और हमें ये एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ टाइटर या एंटीबॉडी मिले, इसका मतलब है कि हमारी ब्लड के अंदर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया है। इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा जो टॉक्सिन प्रोड्यूस किया गया है स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ, इसके विरुद्ध में हमारी बॉडी ने क्या बनाई है, एंटीबॉडी बनाई है। और ये एंटीबॉडी का हमारे ब्लड के अंदर डिटेक्ट करना ही क्या कहलाता है, एएसओ टाइटर, जिसका नाम होता है एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ एंटीबॉडी या एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ टाइटर।
अब अगर हम ब्लड सैंपल लेकर के देखें और उसके अंदर हमें रिजल्ट ये मिले, अगर हम रिजल्ट की बात करें मोर देन 200 यूनिट पर लीटर, अगर मोर देन 200 यूनिट पर लीटर हमें एंटीबॉडी मिल रही है, यानी कि एंटीबॉडी की अमाउंट ज्यादा है, इसका मतलब रिजल्ट पॉजिटिव है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म अभी भी हमारे ब्लड में प्रेजेंट है। 200 यूनिट से ज्यादा मिलना इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिसेंटली ब्लड में प्रेजेंट है और उसके खिलाफ एंटीबॉडी का लेवल हायर है, तो ये रिजल्ट पॉजिटिव होगा। और अगर रिजल्ट लेस देन 200 यूनिट पर लीटर मिल रहा है, लेस देन 200 यूनिट पर लीटर मिल रहा है हमारे ब्लड के अंदर, तो ये इस बात को इंडिकेट करते हैं कि एंटीबॉडी हमारे ब्लड में है, हमारी बॉडी ने एंटीबॉडी बनाई है, लेकिन अभी वो उतनी नहीं है, अभी कम है। इसका मतलब है कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे ब्लड में अभी प्रेजेंट नहीं है, रिसेंटली वहां पर नहीं है, पहले कहीं ना कहीं अपना एक्सपोजर इसके साथ हुआ था और उसके द्वारा जो टॉक्सिन बनाया गया उसके खिलाफ बनी हुई एंटीबॉडी अभी भी हमारे ब्लड में पड़ी है। अगर लेस देन 200 यूनिट हो तो वो रिजल्ट हम नेगेटिव मानेंगे, और अगर मोर देन 200 हो तो उसको हम रिजल्ट पॉजिटिव मानेंगे। यहां तक क्लियर है? ये जो टेस्ट हम करते हैं इस टेस्ट को हम कहते हैं एएसओ टाइटर, जिसका मीनिंग होता है एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ टाइटर या एंटीबॉडी। इसमें हम स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ जो टॉक्सिन प्रोड्यूस किया जाता है इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, उसके विरुद्ध में हमारी बॉडी के द्वारा बनाई गई एंटीबॉडी का डिटेक्शन करते हैं ब्लड सैंपल लेकर के, उसको हम एएसओ टाइटर कहते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करें मैनेजमेंट की, कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस को हम किस प्रकार से मैनेज करते हैं। तो इसके अंदर हमें पता है एन्यूरिया डेवलप हुआ है, एडिमा डेवलप हो रहा है, यूरिन आउटपुट बहुत कम है, तो उसको बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए हम डायूरेटिक्स देंगे। डायूरेटिक्स देंगे तो यूरिन आउटपुट बढ़ेगा, वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलेंगे और नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट का रिटेंशन कम होगा, और फ्लूइड जब बाहर निकलेगा तो अपना जो इडिमा है वो इडिमा भी क्या होगा, रिड्यूस होगा, कम होगा। दूसरा हम देंगे एंटी हाइपरटेंसिव, क्योंकि उस पर्सन के अंदर फ्लूइड रिटेंशन की वजह से हाइपरटेंशन डेवलप हुई है, तो उसके लिए अपन एंटी हाइपरटेंसिव देंगे। तीसरा हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक देते हैं, हम ऐसी एंटीबायोटिक देते हैं जिसका स्पेक्ट्रम या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने की रेंज ज्यादा हो, बिकॉज ये ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकल माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक से ही किल होता है। इसके लिए अपन इंजेक्शन पेनिड्यूरा देते हैं, जिसके अंदर प्रोकैन बेंजाइल पेनिसिलिन होता है। पेनिड्यूरा नाम से आपने सुना होगा, इंजेक्शन वीकली आईएम या आईवी देते हैं। और ये पेनिड्यूरा एक बार स्टार्ट करने के बाद में हम तब तक देते हैं जब तक कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंप्लीटली किल ना हो जाए। अगर इसके अंदर अपन पेनिड्यूरा या इस ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक को पहले ही अपन रोक दें, होल्ड कर लें जब तक कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म खत्म नहीं हुआ है, तो फिर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके खिलाफ भी क्या हो जाता है, अपने आप को रेसिस्ट कर लेता है, फिर ये इफेक्टिवनेस नहीं होगी इस ट्रीटमेंट की। इसलिए अपन ने डायूरेटिक्स, एंटी हाइपरटेंसिव और उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक यानी कि प्रोकैन बेंजाइल पेनिसिलिन या पेनिड्यूरा देते हैं। उसके अलावा दर्द हो रहा है, फ्लैंक पेन को कम करने के लिए एनाल्जेसिक देते हैं, और अगर फीवर है तो उसको हम एंटीपायरेटिक्स देते हैं। फीवर है तो हम उसको एंटीपायरेटिक्स पीसीएम देंगे। क्लियर है? यह है मेडिकल मैनेजमेंट। नेक्स्ट अगर अपन बात करें इसका नर्सिंग मैनेजमेंट, तो नर्सिंग मैनेजमेंट में देखिएगा अपन वाइटल साइन चेक करेंगे, क्योंकि पर्सन हाइपरटेंसिव है, साथ में फेब्राइल है या फीवर है, उसको हम इनटेक आउटपुट चार्ट मेंटेन करेंगे ताकि हमें फ्लूइड रिटेंशन की सीवियरिटी का पता लगे, पर डे कितना फ्लूइड रिटेन हो रहा है। हम डेली वेट मेजरमेंट करेंगे या वेट चेकअप करेंगे, जिससे हमें पता लगेगा कितना फ्लूइड रिटेन हो रहा है। हम पेशेंट की किडनी की वर्कलोड को कम करने के लिए हम रेस्ट प्रोवाइड करेंगे, साइकोलॉजिकल सपोर्ट करेंगे, और इडिमा है इसलिए मेटिकुलस स्किन केयर प्रोवाइड करेंगे। इसमें भी हम आईओ चार्टिंग को प्रायोरिटी देते हैं, और अगर ये ऑप्शन में नहीं हो तो अपन नर्सिंग प्रायोरिटी के अंदर रखेंगे डेली वेट चेकअप को। क्लियर है? उसके बाद में अगर अपन नेक्स्ट बात करें डाइट मैनेजमेंट के अंदर, तो डाइट मैनेजमेंट के अंदर इसमें फ्लूइड रिटेंशन हो रहा है, एडिमा हो रहा है, इसलिए लो साल्ट देंगे। इसमें भी वही लॉजिक है, किडनी में डैमेज है, वर्कलोड कम करने के लिए लो प्रोटीन देंगे। हाइयर प्रोटीन देंगे तो नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट ज्यादा बनेंगे और वो किडनी को क्या करेंगे, डैमेज करेंगे, इसलिए लो प्रोटीन लो साल्ट। इडिमा हो रखा है इसलिए लिमिट फ्लूइड इनटेक करेंगे, कम से कम जितना आवश्यक हो उतना ही पानी देंगे, और जो प्रोटीन से हम एनर्जी कम दे पा रहे हैं उसको रिप्लेस करने के लिए हाई कैलोरी या हाई कार्बोहाइड्रेट बढ़ाएंगे। प्रोटीन, साल्ट और फ्लूइड ये तीनों ही हम क्या देंगे,
कम देंगे। अगर हम बात करें कि ये ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस को ट्रीट नहीं किया जाए टाइम पर तो ये कौन सी कंडीशन कोज करेगा? तो सिंपल है, यहां देखिए, अगर किडनी प्रॉपर काम नहीं कर रही है, यूरिन बनना बंद हो गया है, ब्लड का फिल्ट्रेशन अगर रुक जाएगा, ब्लड का फिल्ट्रेशन रुक जाएगा तो हमें पता है हाइपरटेंशन बढ़ती जाएगी, और जितना ज्यादा हाइपरटेंशन होगा कार्डियक वर्कलोड या हार्ट के ऊपर इतना ही प्रीलोड बढ़ेगा, तो हम कह सकते हैं वो हार्ट फेलियर कर सकता है। अगर किडनी ने काम करना बंद कर दिया, ब्लड का फिल्ट्रेशन बंद हो गया, यूरिन बनना बंद हो गया, यूरिन नहीं बनेगा तो फ्लूइड रिटेंशन बढ़ता जाएगा, प्लाज्मा बढ़ता जाएगा, हाइपरटेंशन बढ़ती जाएगी, तो उस पर्सन में हार्ट फेलियर के चांसेज है। अगर इस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस को हम ट्रीट ना करें और वो डिजीज बढ़ती जाए और किडनी ने काम करना बंद कर दिया तो रिनल फेलियर हो जाएगा। उसके साथ ही साथ अगर अपन बात करें, जितना ज्यादा हार्ट के पास वीनस रिटर्न आएगा उतना ही ज्यादा वहां से आगे की ओर जाएगा, और लंग्स के ऊपर भी क्या बढ़ेगा, लोड बढ़ेगा, और उसमें हो सकता है पल्मोनरी इडिमा देखने को मिले, तो वॉल बॉडी में कंजेशन देखने को मिलेगा, उसमें अपने को कार्डियोमेगली इन हार्ट की साइज का एनलार्जमेंट देखने को मिलेगा, प्रीलोड बढ़ा हुआ मिलेगा, हाइपरटेंशन देखने को मिल सकता है, हार्ट फेलियर देखने को मिल सकता है, पल्मोनरी इडिमा देखने को मिल सकता है, प्लूरल इफ्यूजन देखने को मिल सकता है, टेकिकार्डिया देखने को मिल सकता है, डिस्निया देखने को मिल सकता है, लंग्स में पानी भर जाए तो लंग क्रैकल्स देखने को मिल सकता है, पेरिटोनियल कैविटी में फ्लूइड कलेक्शन या एसाइटिस देखने को मिल सकता है, पोर्टल हाइपरटेंशन देखने को मिल सकता है, हिपेटोमेगली देखने को मिल सकता है, स्प्लिनोमेगली देखने को मिल सकता है, कार्डियोमेगली देखने को मिल सकता है, यानी वॉल बॉडी में कंजेशन होगा। लेकिन अगर अपन बात करें फिर भी तो इसके अंदर कॉम्प्लिकेशन में आपको याद रखना है कि हार्ट फेलियर हो सकता है, रिनल फेलियर हो सकता है, और पल्मोनरी इडिमा देखने को मिल सकता है। दैट इज ऑल अबाउट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। बात समझ में आई या नहीं, यस और नो? उम्मीद करते हैं आज के इस लेक्चर में जितना भी डिस्कस किया आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।